Good evening, sir. हैप्पी दिवाली टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू टाइट्रेशन। ये टाइट्रेशन के पहले क्लास है। इससे पहले एक क्लास हम एनालिसिस की देख चुके हैं जिसमें बेसिक एनालिसिस का स्ट्रक्चर देखा था। तो उस पे हम सबसे पहले स्टार्ट करें टाइट्रेशन के साथ। टाइट्रेशन को समझने के लिए उससे पहले में एक टर्म को समझना पड़ेगा, कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन। कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन को मैं आसान भाषा में समझाऊं, अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास एक दो ग्लास है और दोनों में पानी है, और उस मीन्स की तरह बोल रहा हूँ, और साथ में उसके अंदर पहले वाले कंटेनर के अंदर 1 स्पून शुगर है और दूसरे वाले कंटेनर में 2 स्पून शुगर है। तो इसमें से ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा होगा, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? ऑब्वियसली सेकंड वाला, क्योंकि उसमें हमारी 2 स्पून शुगर्स की। अब जो मैं यहाँ पर 2 नंबर को डिफाइन कर रहा हूं, ये एक वे है जिसमें एक कंसंट्रेशन को या मेथड है जिसमें मैं डिफाइन करूं कि किस तरीके से आपका पहला वाला सॉल्यूशन कम कंसंट्रेटेड है और दूसरा वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड है, क्योंकि यहाँ पर 2 स्पून शुगर्स की। तो ऐसे कुछ और मेथड्स हैं जिससे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, और ये हमारा बेसिक होगा। इसको समझने के बाद हम टाइट्रेशन को और अच्छे से समझ पाएंगे। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए आता है आपका नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कंसंट्रेशन, पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन। ये नाम आप पहले सुन चुके होंगे, एक बार मैं ब्रशअप कर देता हूं ताकि मैं कभी आपको बोलूं 1 मोलर या 1 नॉर्मल तो आपको इजी हो समझने के लिए। सबसे पहले नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है आपकी? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पर ध्यान देने की जरूरत यह है कि कहां हम वॉल्यूम को लीटर में ले रहे हैं, कहां हम वॉल्यूम को केजीज में ले रहे हैं, वो चीज आप थोड़ा देखकर चलना। तो नॉर्मेलिटी हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में होता है। इस ग्राम इक्विवेलेंट को फर्दर मैं बोल सकता हूं क्या? वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। वही आपका नेक्स्ट वाले फॉर्मूला को थोड़ा रिफ्रेम करा गया है, जिसमें वेट और इक्विवेलेंट वेट पर को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया इनटू वॉल्यूम। अब एमएल में ले ली गई, अगर वॉल्यूम एमएल में हो गई है तो ऊपर आपको ऑटोमेटिकली 1000 आ जाएगा। तो थोड़ा सा की नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में कुछ इस तरीके से, ज्यादा जो आपका वो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होता है। इक्विवेलेंट वेट को फर्दर हम डिफाइन कर रहे हैं कैसे? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है यहाँ पर? एन आपका नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं आपको भी बताऊंगा कहां पर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का एन, कहां पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर डिफाइन करेंगे और कहां रिप्लेसेबल आयन के बेसिस पर डिफाइन करेंगे। एक करके भी इसको देखते हैं। सबसे पहले HCl है। अगर HCl की नॉर्मेलिटी मुझे निकालनी है तो सबसे पहली जो चीज है वो मुझे उसका मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए। 36.5 ग्राम जो लिखा वो उसका मोलिकुलर वेट है। और अब मैं इस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल शॉर्ट कर दूंगा। कैसे? अभी देखना, मेरा फोकस जो होगा वो इक्विवेलेंट वेट पे होगा, या कभी कभी हम इसको ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी बोल देते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट के ऊपर होगा। तो मेरा ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है वो हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एन। एन अब क्या होता है? HCl के केस में मैं यहाँ पे बात करूंगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन। क्यों? जब मैं HCl को ब्रेक कर रहा हूं, HCl किस में डिसोसिएट होगा? H प्लस और Cl माइनस में। अगर मैं यहाँ पे कोर्स पूरे HCl कंपाउंड में से रिप्लेसेबल आयन कितने हैं, या तो मैं एक H प्लस आयन को रिप्लेस कर दूं या एक Cl माइनस आयन को रिप्लेस कर दूं, या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन को मैं अदर टर्म में बोलना चाहूं तो मैं वैलेंसी भी बोल सकता हूं। तो HCl में वैलेंसी 1 है क्योंकि यहाँ पर रिप्लेसेबल एक H प्लस आयन है। HCl के केस में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन 1 होगा। तो जो मेरा ग्राम इक्विवेलेंट मुझे जब निकालना होगा तो मोलर मास 36.5 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 1, ये मुझे देगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब मैं एक आइडियल कंडीशन लेके चल रहा हूं जहां मैं 1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन बनाना चाह रहा हूं, 1 लीटर बनाना चाहता हूं। जब 1 लीटर और 1 नॉर्मल के ऊपर बात आ जाती है तो आपकी कुछ वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगी। 1 लीटर और 1 नॉर्मल वाली कंडीशन में 1 नॉर्मल HCl बनाने के लिए 36.5 ग्राम पर लीटर का सॉल्यूशन आपको बनाना होगा। इट मींस 36.5 ग्राम ऑफ HCl in
1000 ml of water will give you 1 normal of HCl। इसको मैं 1 लीटर भी बोल सकता हूँ, एक ही चीज है दोनों। जो हमारी फोकस है वो इसके ऊपर है। अब अगर मैं कह दूं अब हमें 0.1 नॉर्मल बनाना है, तब मैं क्या करूंगा, एक इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि इसको भी 10 से डिवाइड किया गया है, तो इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा, जगह 3.65 ग्राम। अब ये बनेगा आपका पूरा 1000 ml। अब जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो 1000 सॉल्यूशन नहीं बनाया जाता, 100 ml बनाते हैं। जब 100 ml के ऊपर बात आती है, 100 ml 0.1 नॉर्मल, वो बनाने के लिए इसको फिर से मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, जो टर्म हो जाएगी 0.365 ग्राम। 100 ml 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। इसी पैटर्न में हम बाकी जो HCl इसके अलावा सॉल्यूशंस है उसको भी बनाएंगे। तो हमारी सबसे पहली नीड जो है वो क्या है, मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए हमारे पास, और हमें पता होना चाहिए कितने रिप्लेसेबल आयन है। उसके बेसिस पर मैं यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट निकालूंगा और उस पर अप्लाई कर दूंगा। सेकंड केस बताता हूं आपको, थोड़ी और क्लैरिटी आ गई आपको टॉपिक पर। 98 ग्राम जो आपका वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, वो H2SO4 का है। अगर इस H2SO4 पूरे कंपाउंड में बात करूं, जब ये डिसोसिएट होगा तो होगा 2H+ आयंस में और SO4 2- इस तरीके से होगा। तो इस H2SO4 के अंदर 2 रिप्लेसेबल आयन है, या मैं कह सकता हूं H2SO4 की वैलेंसी 2 है। अब जब इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट मुझे कैलकुलेट करना है, तो आएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, अब यहां पर जो हमारी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन है वो 2, तो ये आपका ग्राम पर लीटर। इतना आपका 1 नॉर्मल सॉल्यूशन देगा H2SO4 का, और 1000 ml। सेम ऊपर वाली कैलकुलेशन है जैसे इस पे करी। आप फर्दर अगर हमें 0.1 बनाना है तो उसके हिसाब से आप डिवीजन कर सकते हो। सिमिलरली NaOH का अगर सॉल्यूशन बनाना है, NaOH में जब डिसोसिएट करता है वो करता है Na+OH- में। अब इसमें भी आपके जो रिप्लेसेबल आयन है वो 1 कंसीडर किए जाते हैं, Na+ को देखा जाता है यहाँ पर, या कंप्लीट OH- को देखोगे यहाँ पे एनायन वाले पार्ट को। अब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हो गया 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन 1, तो यहाँ पे हो गया 40 ग्राम पर लीटर विल गिव यू 1 नॉर्मल ऑफ NaOH सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका Na2CO3। ये जितने भी यहाँ पे कंपाउंड दिखा रहा हूं ये बड़े फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, इसलिए मैं आपको बेसिक्स यहाँ से शुरू कर रहा हूं, और इसके बाद जो जहां चेंजेस होंगे वो आपको साथ के साथ डिस्कस करता हुआ चलूंगा। Na2CO3 जो आपका 2Na+ और CO3 2- आयंस के फॉर्म में ब्रेक होता है। इसमें आपका जो रिप्लेसेबल आयन होगा वो हो जाएगा 2। जब इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट मुझे निकालना होगा वो हो जाएगा 106 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका दे देगा ग्राम पर लीटर, मींस 1 नॉर्मल 1000 ml ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आपका KMnO4। अब KMnO4 में कहानी थोड़ी सी अलग आ जाती है। KMnO4 केस ऐसा है जहां पर हम नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन देखने की जगह चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, KMnO4 का जो सॉल्यूशन है 1 नॉर्मल बनाने के लिए, वो सबसे पहले डिपेंड करता है आप किस मीडियम के अंदर सॉल्यूशन बना रहे हो। आपका मीडियम एसिडिक है, न्यूट्रल है, या बेसिक है। अगर आपका मीडियम एसिडिक है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस आ रहा है। एक चीज आपको ये और बता दो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि KMnO4 आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन देता है, और रिडॉक्स रिएक्शन में आपका एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है। जब एसिडिक मीडियम में हमारे पास है तो MnO4- KMnO4 की स्टेट में है ये, या KMnO4 वाली जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें मैंगनीज आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। जब फाइनल चेंज होता है कंपाउंड एसिडिक मीडियम में, तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। अब मैं कंसीडर क्या करता हूं, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है। 7 - 2 आपका 5 हो जाएगा। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज योर 5 इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम। सिमिलरली जब न्यूट्रल मीडियम की बात करता हूं तब MnO4O- इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट +7, फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट +6, कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनता है। और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 7 - 6 दैट इज 1। बेसिक अगर मीडियम है, इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट +7, फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट +4, एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। इसको मेमोराइज करने के लिए थोड़ा एक यहाँ पर मैनोमेनिक्स है कि
बैन अपॉन 351. B is your basic, A is acidic, N is neutral. जब बेसिक मीडियम है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3, एसिडिक मीडियम में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5, न्यूट्रल में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1. अब इस पूरे पैटर्न के ऊपर मतलब हमारा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, इसी के बेसिस पर आपका KMnO4 का सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा. अगर अब मैं एग्जांपल एक एसिडिक मीडियम का बता देता हूं आपको, वैसे ही बाकी सारे एसिडिक मीडियम. सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मेरे पास जो वो फॉर्मूला है वो है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मॉलिक्यूलर वेट अभी आपको बताया 158 ग्राम डिवाइडेड बाय एसिडिक मीडियम में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5 ग्राम पर लीटर. यह हमारा हो गया 1 नॉर्मल 1000 ml ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन. सिमिलरली अगर मुझे इसका 0.1 चाहिए तो उसी तरीके से डिवीजन कर देंगे जैसे हम HCl के केस पे देख रहे हैं. KMnO4 में थोड़े चेंजेस आते हैं यहाँ पर बाकी के कंपैरिजन में, और इसको आगे यूज भी करेंगे जब KMnO4 का स्टैंडर्डाइजेशन होगा या रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करेंगे तब KMnO4 के बारे में बात होगी. ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका बेसिक्स पर है बिल्कुल. कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ HCl if 3.65 ग्राम ऑफ HCl is dissolved in 500 ml ऑफ सॉल्यूशन. ये सेम वही चीज है आपकी. मैं वही अभी जो आपको बताया उसी पे बता रहा हूं. 36.5 ग्राम वन नॉर्मल सॉल्यूशन देता है, या मैं उल्टा बोल सकता हूं, वन नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए 36.5 ग्राम मुझे चाहिए होता है. और 1 ग्राम में कितना नॉर्मल हो जाएगा? 36.5 ग्राम 3.65 ग्राम में आप नॉर्मेलिटी को डिनोट कर रहा है यहाँ पर कितनी नॉर्मल सॉल्यूशन लेना है उसका. अगर मैं इसको इजी वे में बताऊं तो फाइनली जो मेरे पास होगा वो कुछ ऐसा होगा. आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वैसे रिकॉर्डेड में मिल जाएगा. जो नॉर्मेलिटी जो मैं इस वाले फॉर्मूला के अंदर पुट करूंगा वो कुछ ऐसी आएगी. 3.65 ग्राम जो गिवन वेट है इसका डिवाइडेड बाय 36.5, ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट है जो नीचे लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय जितने में उन्होंने पूछा हुआ है. जो हमारे ये जो टर्म है ये 500 है, ये इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगी सॉल्यूशन की. आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई करना, अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार मुझे बताना इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेट. अब ये पहले नॉर्मेलिटी पूछ रहा था पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में वेट पूछ रहे. कैलकुलेट द वेट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन. अब यहां पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं. नॉर्मेलिटी अब मुझे नोन है, नॉर्मेलिटी 0.2 गिवन है, इज इक्वल टू वेट मुझे कैलकुलेट करना है. ग्राम इक्विवेलेंट वेट अभी पीछे कैलकुलेट करके है 40 डिवाइड बाय 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पर चेंज इन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन इज 1 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम आपको दी हुई है, गिवन वॉल्यूम वो है 200 ml. इससे मेरा निकल कर आ जाएगा वेट NaOH का कितना है इन 0.2 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन एंड 200 ml ऑफ वॉल्यूम इज गिवन. ठीक है, ये दो क्वेश्चंस थे आपके बेसिक्स पर. नेक्स्ट आपका मोलैरिटी. मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी आपका उसी तरीके से चलेगा, थोड़ी सी चेंजेस होंगे, मैं आपको साथ के साथ बताता चलता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल मोलैरिटी जो है वो आपकी मोलर कंसंट्रेशन के नाम से बोली जाती है. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. हमेशा लीटर में ली जाती है. अब जब HCl की बात कर रहा हूं, अभी तक मैं आपको क्या कह रहा था कि 30 जो ग्राम जब नॉर्मेलिटी निकालते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय N. यहां पर इस N का कोई रोल नहीं है. जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 36.5 ग्राम पर लीटर, ये आपका 1 मोलर सॉल्यूशन बना देगा. ये आपका कंपैरेटिवली इजी टास्क है. नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने से मोलर सॉल्यूशन बनाना इजी है. जितना मॉलिक्यूलर वेट है ग्राम पर लीटर मींस 36.5 ग्राम ऑफ HCl in 1000 ml of water will give you 1 molar of HCl solution. यहां पर डाउट किसी को? सिमिलरली जब H2SO4 की बात करूंगा मैं
98 ग्राम पर लीटर मीन्स 98 ग्राम ऑफ H2SO4 in 1000 ml will give you 1 molar of H2SO4. अब एक डाउट है मेरा छोटा सा यहाँ पर, अगर कोई क्लियर कर दे। मैं कह रहा हूं यहाँ पर 98 ग्राम ऑफ H2SO4, पर जब लैब में आप देखते हो तो H2SO4 की बॉटल आप देखते हो और H2SO4 आपका लिक्विड में है, तो आप उसको ग्राम में कैसे वे करोगे? जब हमारे पास ये लिक्विड में अवेलेबल है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको डेंसिटी के साथ डील करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर मैं कह रहा हूं 98 ग्राम, इसको 98 को यहां पर पुट करो, डेंसिटी हमें ऑलरेडी पता है H2SO4 की, और उसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे कितनी वॉल्यूम चाहिए। 98 मींस 98 ग्राम अगर मैं H2SO4 बोल रहा हूं, उसमें कितना वॉल्यूम इक्वल है वो हम उस कंटेनर के अंदर ऐड कर देंगे, हमारी सिमिलर तरीके की कंडीशन आ जाएगी और 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा H2SO4 का। नेक्स्ट है आपका NaOH का 40 ग्राम मोलिकुलर वेट है और इसका 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है 40 ग्राम पर लीटर मींस 40 ग्राम ऑफ NaOH in 1000 ml of water will give you 1 molar of NaOH solution. Similarly 106 ग्राम पर लीटर एंड KMnO4 का आपका फिर से वैसा ही आ जाएगा। KMnO4 में फिर से वही वाली कहानी है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि वहां पर जो N का यहाँ पर रोल नहीं है, तो ये आपका बेसिक वेम बनाएगा। अगर मोलर सोल्यूशन बनाना तो 158 ग्राम पर लीटर आपका 1 मोलर KMnO4 सोल्यूशन बना लेगा। तो ये मोलैरिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोलैरिटी के ऊपर है आपका, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन। यहां पर क्या है आपका, अगर 1 मोलर है, 1 मोलर में कितना हो जाएगा आपका 40 ग्राम NaOH, ये आइडियल 1 मोलर वाली कंडीशन है। और मेरे पास है कितना 0.5 मोलर में कितना हो जाएगा 40 इंटू 0.5, ये आपका NaOH का वेट आ गया। 0.5 में कितना प्रेजेंट है 0.5 मोलर के साथ, ठीक है। अब अगर मेरी टोटल वॉल्यूम 1000 वॉल्यूम होती तब जो मेरा वेट आता वो उसके 40 ग्राम के इक्वल आता। अब जो मेरा वेट है वो इतना है। अब 40 ग्राम में अगर 1000 ml बन रहा है तो इतने वेट में कितना बनेगा, ये भी आपका यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो सकता है। सेम वैसा ही ट्राई करना, अगर क्वेश्चन ना आए तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिमिलर है आपका, कैलकुलेट द वेट ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.54 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर HCl के अंदर 36.5 ग्राम HCl है, 0.5 मोलर HCl के अंदर 36.5 इंटू 0.5 मोलर, ये मोलैरिटी आ गई, ये ग्राम्स आ गए HCl के इन 0.5 मोलर। अब 1000 ml में जो यहाँ इसको जब कैलकुलेट करोगे तो निकल कर आएगा 18.25 ग्राम। 1000 ml में 18.25 ग्राम, ये 0.25 के रिस्पेक्ट में 0.5 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। 1 ml में 18.25 डिवाइडेड बाय 1000, और अब पूछा कितने में 100 ml में पूछा है, 18.25 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा वेट ऑफ HCl इन 100 ml 0.54। इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट है आपका मोलैरिटी और मोलैलिटी में छोटा सा डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर जो नीचे जो आपकी वैल्यू आती है वो केजीज में आती है और वहां पर आपके लीटर में आई है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। और जो सॉल्यूशन है वो सेम बनते हैं, 36
0.5 ग्राम, वहां पर लीटर कह रहे थे, यहाँ पर केजी बोलेंगे, छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर। इट मीन्स 36.5 ग्राम ऑफ HCl in 1000 kg of solvent will give you 1 molar, small m, 1 molal solution of HCl. सिमिलरली H2SO4 की बात करोगे, 98 ग्राम पर केजी will give you 1 molar solution and 40 ग्राम पर केजी ऑफ NaOH will give you 1 molar solution of NaOH. ये आपका मोलैलिटी का क्वेश्चन, मोलैलिटी का पार्ट। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। इजी है। अगर मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है या बी का निकालना है, सबसे पहले ये देखते हैं। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर आएंगे और नीचे आ जाएंगे आपके टोटल मोल, दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल ए प्लस बी। ऐसे अगर बी का निकालना है तो बी ऊपर आ जाएगा और नीचे टोटल मोल आ जाएंगे। फिर से एग्जांपल से बात करते हैं। इसमें 40 ग्राम NaOH है, 360 ग्राम वाटर है और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है NaOH का और वाटर का। मॉलिक्यूलर वेट गिवन है NaOH का 40 एंड वाटर का 18। सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। इट मींस वन मोल हो गया आपका किसका, NaOH का, NaOH के मोल। दूसरे हो गए आपके H2O के जो मोल्स हैं वो हो जाएंगे 360 गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, 20 मोल्स हो गए आपके H2O के। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है। सबसे पहले NaOH का, काय से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH दैट इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल 1 प्लस 20 इज 21। इतना आ गया काय ए, काय NaOH के लिए। काय H2O के साथ अगर मैं बात करूं, जो H2O का मोल है वो लिखो यहां पर 20 डिवाइड बाय टोटल मोल 21। एक चीज यहां पर ध्यान देने की ये है, आपका आंसर चेक करने के लिए, काय NaOH प्लस काय H2O, मतलब ए और बी के जो टोटल मोल है वो दैट शुड बी इक्वल टू 1, तभी आपका आंसर ठीक आ रहा है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो सेम आएगा। नेक्स्ट, आप बड़ा फ्रीक्वेंटली इसको यूज करते हो, परसेंटेज कंसंट्रेशन या पार्ट्स पर मिलियन। आपको लैब में बोल दिया गया होगा कभी 5% सॉल्यूशन बना लो NaOH का, या कभी कभी बना बनाया भी मिल गया होगा। तो उसको बनाते कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले एक जो चीज यहाँ पर ध्यान देने की वो है कि जो 5% सॉल्यूशन बोला गया है वो वेट बाय वेट बोला गया है, वेट बाय वॉल्यूम बोला गया है, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये 3 कंडीशन आते हैं हमारे पास। अब ये क्या है इनको देखते हैं। वेट परसेंट वेट बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट मींस आपका जो पाउडर NaOH अगर है तो पैलेट्स के फॉर्म में हो गया, NaCl है तो वो आ गया। वेट उस सॉल्यूट मॉलिक्यूल का डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 विल गिव यू परसेंटेज वेट बाय वेट। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। यहां पर दोनों चीजें ml में डील कर रहे हो आप, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर ग्राम्स में डील कर रहे हो। अगर बहुत बड़ी यूनिट है तो केजी में भी कर सकते हो, यहाँ पर लीटर में भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में भी आ सकता है, लीटर में भी, डिपेंडिंग किस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली वो आपका थर्ड वाला होता है, वेट बाय वॉल्यूम। क्वेश्चंस पर जाते हैं। 5% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन अगर आपको प्रिपेयर करना है तो क्या करोगे, 5 ग्राम NaCl इन 100 ml ऑफ H2O, या फिर 5 ग्राम NaCl इन 100 kg ऑफ H2O, या फिर 5 ग्राम NaOH इन 95 kg ऑफ H2O। कौन सा ठीक है इसमें से, ए, बी और सी? जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, क्योंकि हम जो यहां पर जो बात कर रहे हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन वो हमारा 100 kg के इक्वल, 100 टोटल आना चाहिए 100 के।
ये जो थर्ड 90 इसको 5 + 95 करोगे ये आपका 100 देगा। थर्ड वाली कंडीशन आपकी बिल्कुल ठीक आएगी। सिमिलरली 5% वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड बनाना है। अगर एसिटिक एसिड भी आपका लिक्विड है और जिस जो आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल वाटर अगर यूज कर रहे हो तो वो भी आपका लिक्विड है, तो यहां पर हमें जरूरत है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की। 5 ml एसिटिक एसिड विल बी डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ H2O इसके अंदर। और ये जो 100 है ये अप टू 100 ml होता है। अप टू 100 ml का मीनिंग है आप इसमें 100 ml तक पानी मिलाओगे, बजाय आप बीकर में 100 ml पानी लो इसके अंदर ऐड कर दो। अप टू 100 ml वाली कंडीशन। सिमिलरली 5% वेट बाय वॉल्यूम NaCl की बात करोगे, 5 ग्राम ऊपर जो टर्म है वो वेट है, 5 ग्राम NaCl सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन 100 ml, नीचे जो है वो लिक्विड है वॉल्यूम के साथ है ml ऑफ वाटर, अगर ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 5% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन। आपका बड़ा इजी सा फॉर्मूला इसका, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ अगर होता है तो पार्ट पर मिलियन बात करते हैं, अगर 10⁹ होता है तब आती है पार्ट्स पर बिलियन के बारे में बात। एक एग्जांपल से बात कर रहा हूं, कैलकुलेट द पार्ट्स पर मिलियन इफ 2 into 10⁻³ ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये पूरे सॉल्यूशन का मास वेट आपको दे दिया गया है, ये सॉल्यूट का है। सिंपली आप कर दोगे 2 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय 200 into 10⁶, आपको ppm दे देगी। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है ध्यान देने की, पार्ट पर मिलियन या पार्ट पर बिलियन दोनों ही आपके यूनिट लेस होते हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी आप ग्राम में ले रहे हो और ये भी ग्राम में ले रहे हो, ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं आएगी पीपीएम की। ये तो आपके कुछ मेथड्स थे जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशंस को। यहां तक डाउट हो तो बताइए। ठीक है, अब एक और बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो स्टैंडर्ड्स बोलते हो, टाइट्रेशन में बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज होती है टर्म स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड क्या होता है वो देखते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन एक जनरल टर्म है जहां पर हम किसी क्वांटिटी को, किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, उसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन को हम फाइंड आउट करते हैं, हमें ऑलरेडी नोन अगर होती है तो उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में किसी अननोन की कंसंट्रेशन को हम फाइंड आउट कर सके अगर, तभी हम इसको एज ए स्टैंडर्ड ट्रीट करते हैं। दो तरीके के स्टैंडर्ड होते हैं आपके, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड को मैं जर्नली स्टैंडर्ड बोल देता हूं और सेकेंडरी स्टैंडर्ड को जर्नली मैं एज अ सैंपल कभी कभी बोल देता हूं, सैंपल। ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, इट इज अ कंपाउंड ऑफ प्योरिटी इसकी बहुत ज्यादा है, जितने हम कंसंट्रेशन बना रहे हैं, अगर मैं बोल रहा हूं ये 1 और अगर मैं कह रहा हूं 36.5 ग्राम मुझे चाहिए HCl का, तो वो 36.5 ग्राम एग्जैक्ट वेइंग होगी, उसकी प्योरिटी उसकी इतनी ज्यादा है कि 36.5 ग्राम ही उसमें HCl है, कोई अदर इम्प्योरिटी नहीं है, और मीन्स वो बाय नेचर वो इतनी प्योरिटी है उसकी, 36.5 ग्राम HCl उसके अंदर ऐड हो रहा है, तो एग्जैक्ट 1 नॉर्मल कंडीशन आती है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं NaOH का। NaOH कैसे आपका एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड का एग्जांपल है, क्यों? देखिए NaOH का नेचर कैसा है, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मीनिंग है इट कैन एब्सॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल। अगर आप इसके बॉक्स को ओपन रख दोगे तो उसके जो पैलेट्स है वो वाटर को एब्सॉर्ब करेंगे और इसका जो पैलेट है वो मेल्ट हो जाएंगे और उसके साथ वाटर की इंप्योरिटी आ जाएगी। अब अगर आप इसको एज ए वेट वे कर रहे हो तो इसका जो एक्चुअल वेट है, अगर आप 40 ग्राम वे कर रहे हो, वो 40 ग्राम ना NaOH का वेट होने के साथ साथ वाटर का वेट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब ये इम्प्योर कंडीशन आ गई। अब बाय वेइंग बैलेंस आप इसका 40 ग्राम ही वे कर रहे हो, लेकिन बीइंग इसमें वाटर की इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो कंप्लीट जो आपका NaOH 40 ग्राम नहीं है, वाटर की इंप्योरिटी भी एडेड है। तो ऐसे वाले सब्सटेंसेस को जो बाय प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते या किसी एनवायरमेंटल कंडीशन से प्योरिटी लूज कर देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम सेकेंडरी कैटेगरी में फिल करते रखते हैं। अब कुछ क्वालिटीज हैं जो प्राइमरी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए,
सबसे पहले जो आपका वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजी टू ऑब्टेन, अनअल्टर्ड इन एयर, जैसे भी हाइग्रोस्कोपिक की बात करी कि इसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट सेम चीज हाईली प्योर होना चाहिए। नेक्स्ट हाई रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, किस लिए, ताकि वेइंग एरर को रिड्यूस किया जा सके। आप लोगों ने लाइट केओलिन का वे किया होगा। लाइट केओलिन के वेट को अब अगर 1 ग्राम वे करना चाह रहे हो तो उस पाउडर को बहुत ज्यादा अमाउंट में लेना पड़ता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में। इसके कंपैरिजन में आप बाकी सॉल्यूट मॉलिक्यूल को, किसी भी सॉल्ट को देखोगे 1 ग्राम में बहुत कम क्वांटिटी आती है। ये कुछ वैसा ही है, एक 1 kg कॉटन और 1 kg आयरन, कॉटन और आयरन को अगर आप कंपेयर करोगे, जिसका लाइट वेट है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है और वहां पर वेइंग एरर के चांसेस आ जाते हैं। तो इसलिए हम प्राइमरी स्टैंडर्ड की कंडीशन में लेके चल रहे हैं, क्वालिटी में हाई रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन आपकी, इट शुड बी रेडिली सॉल्यूबल, इसकी सॉल्युबिलिटी में कोई इश्यू ना हो, ये हमारी कंडीशन। नेक्स्ट आता है आपका जो आइडियल कंडीशन है, आइडियली होती है, हमें बीच में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बिटवीन दैट आइडियल रिक्वायरमेंट और अप्रॉक्स टू आइडियल कंडीशंस पर हम ऐसे सब्सटेंसेस जो अप्रॉक्स टू आइडियल कंडीशन है उनको हम ऑप्ट करते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल अब आपके स्लाइड के ऊपर दिख रहे होंगे जहां पर प्राइमरी स्टैंडर्ड के एग्जांपल बताए गए हैं, डिपेंडिंग किस टाइप की टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जब रिस्पेक्टिव टाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे तो इसमें से कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसिड बेस में सोडियम कार्बोनेट एज प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज होता है, सोडियम टेट्राबोरेट यूज होता है, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, पोटेशियम हाइड्रोजन आयोडेट यूज होता है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में कुछ प्योर मेटल्स जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये आपके यूज किए जाते हैं, कॉपर, मैंगनीज एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करे जाते हैं। ये आपके सॉल्ट में भी हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट हो गया वो यूज हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्ट हो गया उस फॉर्म में यूज हो जाते हैं एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। और आगे लिखा भी है सॉल्ट डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन, तो वो जैसे MgSO4 अभी बताया, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड भी यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वहां पे आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, और यहां पर आप देखोगे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की प्योरिटी इतनी ज्यादा हाई होती है कि आप इसको कई बार प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पर भी यूज करते हो और कई बार सेकेंडरी स्टैंडर्ड के तौर पर भी यूज कर सकते हो। तो इसका ड्यूअल एप्लीकेशन है सोडियम क्लोराइड का, वो एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड भी यूज होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड भी यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड। अगली कैटेगरी रिडॉक्स में जो आप प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करते हो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम ब्रोमेट, पोटेशियम आयोडेट और सोडियम ऑक्सलेट, ये यूज करते हो फॉर एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशंस। अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड ऐसा सब्सटेंस है जिसकी कंसंट्रेशन एग्जैक्ट नहीं बन रही है और हाईली प्योर नहीं है, टाइट्रेशन परफॉर्म करते वक्त एरर क्रिएट कर रहा है और आइडियल कंडीशन जो हमने बात करी उनको फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। एक खासियत इसकी ये है, जब हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड की, अगर मैं इसको टाइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद इस सेकेंडरी स्टैंडर्ड की, फॉर एग्जांपल मैं NaOH ले लेता हूं, इस NaOH की अगर मुझे एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पता है, अब इसके बाद मैं इसको एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड मान सकता हूं। इसलिए जब ऐसे आपने परफॉर्म करे होंगे आपके फर्स्ट सेम के टाइम पर, उस एसेज में क्या करते हैं हम, इस NaOH को पहले किसी जैसे ऑक्सैलिक एसिड के साथ टाइट्रेट कर देते हैं और फिर इस फर्दर इसको किसी थर्ड सब्सटेंस जैसे HCl के साथ टाइट्रेट करते हैं और फर्स्ट टाइम ये एज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड यूज होता है और सेकेंड टाइम जब टाइट्रेशन करते हो जब वो एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज होता है सेम NaOH। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड की आपकी खासियत है कि टाइट्रेशन परफॉर्म कर, स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करने के बाद आप उसको एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड मान सकते हो। और दूसरी बात, इसको आप बाय टाइट्रेशन इसके एग्जैक्ट कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हो। तो ये थे आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। So this was all about introduction of your methods of concentration and